हेलो एवरीवन, आपके फेडरलिज्म चैप्टर 1 की पार्ट 2 वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पार्ट 1 होपफुली आपने कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है मैं उसको एक बार ग्लिम्स दे दूं। आप प्लीज़ फिर से जाइए और पार्ट 1 वीडियो पहले देखें। इस पार्ट 1 में मैंने संघवाद संघात्मक सरकार का अर्थ बताया था, फिर 2 परिभाषाएं बताई थी और फिर हमने भारतीय संविधान के संघीय लक्षण या विशेषताओं पर बातचीत की थी। इसी में आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान का जो संघीय लक्षण या विशेषताएं, उसकी सबसे पहली विशेषता की हम बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि भारत की जो संघ में संविधान की सर्वोच्चता है। ना ही तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार संविधान से ऊपर है। भारत में कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। यह देश की सभी संस्थाओं की शक्ति का स्रोत है, यानी जितनी भी संस्थाएं हैं सारी शक्ति संविधान के द्वारा ही उन्हें मिलती है। संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार उनको काम करना होता है और संघीय सरकार या राज्य सरकारें इसके अनुसार ही अपना शासन चलाती हैं। यदि संघीय अथवा राज्य सरकारें कोई भी ऐसा काम करती हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। यानी कि राज्य और केंद्र सरकार कोई भी कानून बना ले, अगर संविधान सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि संविधान के अनुकूल नहीं है तो वो उसको अवैध घोषित कर सकते हैं। तो देश के सभी उच्च अधिकारी, चाहे वो राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सभी के सभी अपना पद ग्रहण करते हैं संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए उसी की शपथ लेते हैं, जो कि अपने आप में ही सिद्ध करता है कि संविधान सर्वोच्च है। फिर एक सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं भारतीय संविधान के संघीय लक्षण या विशेषताओं में, शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में शक्तियां दी हैं 3 प्रकार की। संघ सूची, जिसे कि यूनियन लिस्ट बोलते हैं, फिर राज्य सूची, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, फिर समवर्ती सूची जिसे कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। संघ सूची में जो है तकरीबन 100 विषय दिए गए हैं, जैसे कि जिस पर पूरा का पूरा कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को ही है। ये विषय हैं जैसे रक्षा करना देश की, विदेशी मामले, जो सेनाएं हैं वो, नागरिकता लोगों की, रेलवे, डाक, युद्ध, शांति, विदेशी ऋण, अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी व्यापार, सर्वोच्च उच्च न्यायालयों की रचना आदि। ये सारे के सारे विषय जो हैं देश के समान हित के हैं, तो इन पर पूरा का पूरा एक अधिकार कानून बनाने का इन विषयों पर किसको है? केंद्र सरकार को है। तो आपको ये विषय एक बार ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि विदेशी मामले किस सूची के अंतर्गत आता है या इस पर कानून कौन बना सकता है। तो केंद्र सरकार या संघीय सरकार इस पर कानून बना सकती है। फिर आते हैं स्टेट लिस्ट पे। स्टेट लिस्ट में जो है 61 विषय हैं, जो पहले 66 हुआ करते थे, अब 61 इनका संख्या हो गई है। इसमें आता है जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, जेलें हो गई, पुलिस हो गई, स्थानीय स्वशासन यानी जो पंचायतें हैं वो, कृषि, वन, सिंचाई, उद्योग, सहकारी संस्थाएं, भू राजस्व, क्रय विक्रय, ग्राम सुधार, ये के सारे राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो राज्य सूची इस पर कानून बनाएगी। इसी तरह से समवर्ती सूची, जिसमें टोटल 52 विषय दिए गए हैं। शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ था तब 47 विषय थे, अब बढ़कर 52 हो गए हैं। इसमें परिवार नियोजन, देखिए आप इन विषयों को बहुत अच्छे से सुने और ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो समवर्ती सूची में है परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, तलाक, समाचार पत्र, प्रेस, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, ट्रेड यूनियन, दंड विधि, शिक्षा आदि। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कंकरेंट लिस्ट के बारे में बता दूँ कि इस पर दोनों ही, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो कानून सरकार केंद्र सरकार है, दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे शिक्षा इसका एक विषय है। शिक्षा में शिक्षा में अगर राज्य सरकार भी कानून बना दिया किसी बात पर और केंद्र ने भी कानून बना दिया है, और दोनों के जो कानून है, शिक्षा और राज्य के कानून जो है, उनमें आपस में क्लैश हो रहा है, तो ऐसे क्लैश या झगड़ा हो रहा है उस कानून को लेकर, एक दूसरे में टकराव पैदा हो रहा है, तो ऐसे में जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है वही लागू होगा। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। एमसीक्यू में पूछा हो जाता है कि समवर्ती सूची में अगर केंद्र और राज्य सरकार में किसी प्रकार का क्लैश हो जाए तो ऐसे में किसका विषय को मान्यता दी जाएगी? वो है केंद्र सरकार को। ये सारी बातें आप पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेम में, तो एक बार ये एक तरह से आपका रिवीजन ही चल रहा है, इसको ध्यान में रखें। एक और समवर्ती सूची में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में,
उसमें वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाट, माप, जानवरों पक्षियों की सुरक्षा आदि समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन शिक्षा से पूछा जाता है कि शिक्षा किसका विषय है। शिक्षा है आपका समवर्ती सूची का विषय है। इसी तरह से चौथे प्रकार की भी शक्तियाँ हैं जिसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, रेजिडियरी पावर्स कहते हैं, जो कि जिस पर पूरी तरह से केंद्र का ही नियंत्रण है। तो इस तरह से जो हमारा संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र राज्यों के बीच में। फिर लिखित तथा कठोर संविधान, ये किस तरह से भारतीय संविधान में के संघीय स्वरूप का एक लक्षण है, ये आइए जानते हैं। आपको जैसे कि पिछले प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा ही था कि भारत का संविधान लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 22 अध्याय हैं। आपके उसमें पूछा भी गया था एमसीक्यू में ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है, आपको बहुत बार पूछा भी जाता है। तो अब ये जो इतना लिखित और कठोर संविधान माना जाता है भारत का, कि इस पे किसी प्रकार के अनुच्छेदों, अनुसूचियों और अध्यायों में अगर संशोधन करना है, नया अध्याय जोड़ना है, किसी पुराने पड़ गए अध्याय को हटाना है, तो वहाँ पर इसको हटाने के लिए आपको पता है कि 3 प्रकार से संशोधन होते हैं, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, प्लस विशेष बहुमत आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा। ये 3 तरह के संविधान संशोधन होते हैं। तो साधारण और विशेष बहुमत तो पूरी तरह से केंद्र सरकार का नियंत्रण है, और वहीं पर जो तीसरे प्रकार का जिसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति की बात की गई है, तो सिर्फ उसी में राज्य सरकार जो है संशोधन कर सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो कठोर संशोधन विधि को अपनाया गया है, उसके अनुसार चाहे संघ है या राज्य हैं, अपने इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। वैसे भी भारत में हमारा संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी यही है। फिर पढ़ते हैं न्यायपालिका की सर्वोच्चता। देखिए, भारतीय संविधान तो सर्वोच्च है ही, फिर हमारी न्यायपालिका भी सर्वोच्च है, क्योंकि सर्वोच्च संविधान है और इसकी रक्षा करने का काम केवल न्यायपालिका को है, इसलिए वो भी सर्वोच्च हो जाती है। संविधान का कोई अनुच्छेद है, उसको उसकी व्याख्या करना, उसको सही गलत बताना, उसकी सही गलत नहीं कहेंगे, उसकी वास्तव में स्थिति क्या है ये बताना, ये उसकी रक्षा करना, इन सब बातों का ध्यान जो है सर्वोच्च न्यायालय ही रखता है। अगर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कोई ऐसा काम कर दे या ऐसा कोई कानून बना दे जो कि संविधान के अनुरूप ठीक नहीं है या उसके विरुद्ध है, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के पास इतनी अधिक पावर है कि उसे अवैध घोषित कर सकती है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका सर्वोच्च है। फिर है दोहरी शासन प्रणाली। देखिए, संघीय राज्यों में दोहरी शासन प्रणाली होती है। भारतीय संघ भी ऐसा ही एक संघ है, बाकी सारे प्रांत हैं या कहीं राज्य हैं। अब वर्तमान में अगर देखा जाए, भारत में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। एक बार गूगल भी कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा स्थिति समझ में आ जाएगी। वैसे भी आपने ये पॉइंट्स पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इतना डरने वाली बात नहीं है, आपने ये ऑलरेडी कर चुके हैं आप पिछले सैम के सेकंड चैप्टर में, तो वहाँ से भी इनको पिक कर सकते हैं। फिर छठा जो इम्पोर्टेंट है वो केंद्र तथा इकाइयों में सहयोग तथा तालमेल। किसी भी संघ के केंद्र तथा राज्य सरकारों के निर्णय के लिए सहयोग तथा तालमेल का शासन तंत्र होना बहुत ही जरूरी है। आपस में मेलजोल होना बहुत जरूरी है। केंद्र और इकाइयाँ, मतलब यहाँ पे राज्यों को ही इकाइयाँ कहा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है अगर संघ को बनाए रखना है। तो भारतीय संविधान ने भी कोशिश की है कि भारत का केंद्र और सरकारें और राज्य सरकारें मिलजुल कर काम करें। आपस में जो राज्य हैं, जिन्हें अंतर राज्य भी कह देते हैं, उनमें सहयोग बना रहे। समय समय पर जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की और राज्यपालों के सम्मेलन भी बुलाती रहती है, इसी वजह से कि भाई आपस में सहयोग तालमेल बना रहे, कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में। फिर है द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि जो हमारे जहाँ पर कानून बनता है, जैसे राज्यों में विधानसभाएं हैं और हमारे केंद्र में संसद है, यहाँ पे कानून बनाया जाता है। ये जो सदन है कानून बनाने वाले, इन्हें मंडल भी बोल देते हैं, विधानमंडल भी बोल देते हैं। इनमें 2 सदन होते हैं, जैसे संसद है, संसद के 2 सदन है, इसीलिए द्विसदनीय विधानमंडल कह दिया जाता है। एक सदन लोकसभा है जो कि निम्न सदन कहलाता है, एक राज्यसभा है जो कि उच्च सदन कहलाता है। तो इस तरह भारतीय संघीय व्यवस्था का एक लक्षण ये भी कि यहाँ पर द्विसदनीय
व्यवस्था दी गई है, जिसमें लोकसभा में भी जो है पूरे देश से, राज्यों से भी चुनकर आते हैं। राज्यसभा में भी आप देखेंगे कि राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। पिछले समय में आपने पढ़ा भी था कि राज्यसभा की संरचना में राज्यों से किस प्रकार से प्रतिनिधि आते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया भी था लास्ट टाइम में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है 7 पॉइंट बनते हैं। इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं, पिछले सैम से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच एक संघीय व्यवस्था को समझने के लिए पहले संविधान के वो लक्षण हमने पढ़ लिए जो ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट है। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कई बच्चे कमेंट्स में भी लिखते हैं और पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि मैडम आपके नोटिफिकेशन या वीडियोज़ का पता नहीं चलता है। अगर वीडियोस का आपको चाहिए पब्लिश होते ही वो आपके पास लिंक पहुंच जाए, तो इसके लिए आपको पहले सब्सक्रिप्शन करवाना पड़ेगा, यानी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपके पास सारे सब्सक्रिप्शन पहुंच जाएंगे। मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो अपलोड किया करूँगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इवन जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन्होंने लास्ट टाइम की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, या उनको लगता है कि उनका रीअपियर हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट टाइम में बहुत री आती हैं, तो उनको लगता है कि कमज़ोर पेपर गया है, तो वो फिर से रिपीट कर सकते हैं उन वीडियोज़ को, फिर दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा अपने जो आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं, जिनको लगता है कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो आप वीडियोस फिर से देख सकते हैं उनको। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ये एक 16 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन था। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बड़े क्वेश्चन करवाऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।